हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का चैप्टर, 11th का सिलेबस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, है ना। ये 11th का सिलेबस सारा लिखा हुआ है, जो हमारा 11th में जो भी चैप्टर शामिल होता है, इसमें से बस एक चैप्टर छूटा हुआ है, उसको भी हम बता देते हैं। बाकी ये सारा चैप्टर इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ मैथ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो जब कुछ मैथ का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग जैसे कि 12th में वो चीज़ पढ़ते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, हम लोग 12th में पढ़ते हैं, पर हमको 11th का चैप्टर में फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है, तो इसी के लिए हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं। ट्रीगो हो गया, लॉगरिथम हो गया, है ना, ट्रिगोमेट्री हो गया, ये ट्रिगोमेट्री लिख दो यहाँ पर, ऐसे ट्रीगो हो गया, यहाँ पर लॉगरिथम हो गया, कैलकुलस हो गया, एंड बेसिक ग्राफ भी जोड़ सकते हो। इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, बेसिक ग्राफ भी हम पढ़ सकते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जिसमें पहला चैप्टर क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन होता है। उसके बाद कौन सा चैप्टर होता है, वेक्टर होता है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना। एनएलएम पढ़ते हैं। एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। फ्रिक्शन उसके बाद पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन हो गया, एसएचएम हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, फ्लूइड हो गया, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हो गया। और एक और चैप्टर यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईरर एंड मेजरमेंट। यहाँ पर ईरर एंड मेजरमेंट जो 11th के चैप्टर में काउंट होता है। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर है, इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बता दें हम इसमें, ये जो है ये पहला चैप्टर तो भाई सब में यूज होने वाला है। जितना भी पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कहानी जो पढ़ेंगे, वो सारा जो है पूरा फिजिक्स में यूज होने वाला है ना। ये पूरा फिजिक्स में यूज होने वाला है, तो ये तो आने से रहा। यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर, मतलब बता दें सेकेंड चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक के जो अभी के पहले आता था, जैसे कि अभी जेईई मेन 6 एग्जाम हो गया, अगर जेईई मेन जो एक एग्जाम लेता था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता था। कहां से कहां, सेकेंड चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक के, मात्र यहां तक के मात्र 3 क्वेश्चन आता था। लेकिन बता दे बाबू, ये एग्जाम में जरूर नहीं आता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर थिंकिंग पावर बढ़ाने का, स्किल पावर बढ़ाने का। क्योंकि जब तक ये चैप्टर अच्छे से डील नहीं करोगे, न 12th का चैप्टर कंप्लीट होगा और न बाकी बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट होगा। बता दें कि जब जेईई मेन का सिंगल पेपर होता था तो यहां से 3 क्वेश्चन आता था यहां तक, और जितना भी बच रहा है उससे टोटल मिला दें, टोटल 13 क्वेश्चन आता था, तो 9 क्वेश्चन आता था। यहां 10 चैप्टर तक के मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, और बचा हुआ बाकी से 9 से 10 क्वेश्चन आता, 9 या 8 क्वेश्चन ऐसे आता था। टोटल 11 के चैप्टर से 13 क्वेश्चन आता था। अभी के अनुसार भी देखा जाए तो रेशियो वही है, क्योंकि बहुत सारा हमारा 6 एग्जाम होने लगा है जेईई मेन का, तो अभी भी रेशियो वही है। 10 चैप्टर तक के वही 2-3 पूछ दिया तो बहुत है, मेनली ये पूछता है। तो सर स्टार्ट यही कर दीजिए सर। नहीं, ये बिना पढ़े ये पढ़ ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए ये पूरा 10 चैप्टर तक के एक एक चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर से यहां यूज होना जरूरी है। और यही नहीं, 12th का हर चैप्टर में पूरा 11th जुड़ता है। जेईई एडवांस के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, मस्ट समझो कि 10 चैप्टर पे इतना ज्यादा कमांड होना चाहिए, इतना ज्यादा कमांड होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को वो आसानी से 12th चैप्टर में डील कर सकता है, अगर ये 10 चैप्टर तक कंप्लीट है तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे भले ही एग्जाम में कम आता है, पर स्किल बढ़ाएगा, थिंकिंग पावर बढ़ाएगा, एंड यूज तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बिना इसको पढ़े हम आगे नहीं कर सकते। बचा ये, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है। एसएचएम, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, फ्लूइड, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ईरर एंड मेजरमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होता है।
अगर इससे जेईई मेन में, जेईई एडवांस में या नीट में अगर एग्जाम में आ जाता है तो 95% चांसेस होता है कि बच्चे जो अच्छे से इन चैप्टर को पढ़े रहते हैं कि वो छोड़ सके, नहीं छोड़ पाते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। तो ये हमारा चैप्टर का कहानी था। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक मैथ का कहानी, ठीक है। तो चलो देखें, पॉज करके सारा सिलेबस लिख लें, ठीक है, और इसको फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं बेसिक मैथ में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा? बेसिक मैथ का कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ में हम लोग पहला जो बात करेंगे वो पहला बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पर। किस पे बात करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पर, ठीक है। अच्छा, बात है ट्रिगोनोमेट्री तो मन में ख्याल आना चाहिए, पहला जो इसमें होगा एंगल। एंगल आना चाहिए कि एंगल क्या होता है भाई, एंगल आना चाहिए। तो सबको पता है कि दो लाइन के बीच में जो ये बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल, या फिर यूं कह लो प्लेन एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल। अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो थीटा बराबर पड़ा होगा, क्या ये वाला आर्क है? ये क्या है? आर्क है कि नहीं है? तो ये अगर आर्क है तो थीटा को क्या लिख सकते हो? आर्क बाई रेडियस। थीटा बराबर क्या हो गया? आर्क बाई रेडियस। अगर इसका यूनिट का बात करें तो सबको पता है यूनिट कितना तरीका से होता है। इसको हम डिग्री भी लिख सकते हैं, इसको हम रेडियन भी लिख सकते हैं, और इसको हम मिनट में भी लिख सकते हैं, मिनट में भी लिख सकते हैं, एंड साथ ही साथ सेकंड में भी लिख सकते हैं। याद रखना, मिनट में भी लिखा जा सकता है, सेकंड में। पर जो हमारा सिलेबस में है ये दो है, डिग्री और रेडियन। जो एंगल का बात होगा वो डिग्री में होगा, या तो फिर किस में बात होगा? रेडियन में बात होगा भाई। तो चलो डिग्री और रेडियन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या होता है, किस तरीका से होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लो डिग्री में कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एंगल है 180 डिग्री, इस तरीका से हुआ, ये डिग्री में हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे हो थीटा का वैल्यू इस तरीका से हो 4π/3, मतलब पाई के टर्म में हो, तो ये किस में लिखा हुआ है? रेडियन में। एग्जाम्पल बताए हैं कि रेडियन में कैसे लिखा रहेगा और डिग्री में कैसे हुआ। जैसे एक 180 ना लिखकर 60 डिग्री लिख लो, ये डिग्री में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? ये डिग्री में लिखा हुआ है। और ये किस में लिखा हुआ है बच्चों? रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें जो आता है सबसे पहले क्या सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में रहे और हमको रेडियन में जरूरी हो, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर मान लो थीटा है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, ये डिग्री में दे रखा, तो सिंपल π/थीटा को यहां पर क्या कर दो, ये थीटा को π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल डिग्री को, थीटा डिग्री को किस में? रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा हो, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा हो? 40 डिग्री, और बोल रखा हो कि कन्वर्ट इन रेडियन, कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करके बता दें इसको जरा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम अभी बताएं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देख लो ध्यान से। अगर थीटा रेडियन में लिखना हो तो क्या हम अभी बोले कि पाई और बटा क्या कर दो? 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। 1 0 काट दो और जो भी बचेगा यहाँ 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 9, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 2π/9। तो ये आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। चलो अब थोड़ा सा सीख लेते हैं, पॉज करके लिख लिया करें, है ना। देखिए अगर हम इसी में बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लो भाई, नहीं आया समझ में, ठीक है भाई, ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल और आ जाएगा समझ में। जैसे 60 डिग्री है, अब इसको रेडियन में लिखना है, तो क्या करेंगे हम? अभी बोले कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? अगर इसको हमको रेडियन में लिखना हो तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या, 60 × π/180 डिग्री।
क्या ये 60 से 3 बार में कट जाएगा बच्चों? तो क्या बचेगा? पाई बटा 3। तो ये हो गया रेडियन में। बहुत सिंपल है ना। हालांकि कई लोगों को आता भी होगा, पर हमारा काम है कि हम पूरा बताएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। लास्ट तक पढ़ते रहना, देखना कि कोई भी चीज तुमको नहीं छूटते हुए जाएगा, चाहे वो बेसिक लेवल का हो चाहे वो हाई लेवल का हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक, अगर बात करें कि नहीं, अगर रेडियन में दिया हुआ हो, अगर रेडियन में दिया हुआ हो और कन्वर्ट करना हो किस में? डिग्री में कन्वर्ट करना हो। रेडियन में अगर दिया हुआ हो और कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो क्या करेंगे? सिंपल सा, अगर ये रेडियन में है तो हम यहां पर क्या करेंगे? 180 बटा पाई से गुना कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है पाई बटा 3, इसको बोला कन्वर्ट इन डिग्री। किस में कन्वर्ट करके बताना है बाबू? बोल दो डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, सबको पता है कि जैसे अगर हमको डिग्री में बताना है और रेडियन में दे रखा है, तो क्या हम 180 बटा पाई से कैसे कर देंगे? तो देख लो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। तो देखो थीटा का वैल्यू किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एंगल आना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, पॉज करें और उतारें। ठीक है, चलो बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये डिग्री और रेडियन का बात हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा और चीज आता है इसको डिफाइन करने के लिए। कुछ ट्रायंगल वाला याद करो, पाइथागोरस, हाइपोटेनस। इस पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो इस टाइप के ट्रायंगल वाला पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा हो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है, थीटा के सामने जो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के पास जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है। मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाला है वो क्या होता है? हाइपोटेनस, और बचा जो बेस। फिर से रिपीट करते हैं, थीटा जो भी एंगल है वो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, और बचता है जो क्या होता है? बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है? राइट एंगल और ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें बहुत सारा चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो कि फिजिक्स में तबाही मचा देता है, मतलब जबरदस्त यूज होता है फिजिक्स में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन है, ये सब तो पता है, 10 में आके पढ़ के आए हो, फिर भी हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि कई बार आते हुए भी बच्चा गलती करता है। ऐसा नहीं इसका फॉर्मूला लिखने में गलती करता है, इसका एप्लीकेशन में गलती करता है, जो कि अभी बताएंगे। जैसे साइन थीटा है, चलो बच्चों, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख रहा है? क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? क्या बेस बटा हाइपोटेनस। एंड टैन थीटा बराबर क्या होता है? ये सबको आता है, ये 11th के बच्चे सब 10th में सारा चीज सीखा हुआ है, हम वापस सिर्फ लिख दे रहे ताकि कोई भी कमी ना हो। टैन थीटा यहां से क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? उल्टा होता है, एच बटा पी होता है। यहां से अगर देखोगे तो सेक थीटा क्या होता है? उल्टा, एच बटा बी होता है। और यहां देखोगे कॉट थीटा क्या होता है? बी बटा पी होता है। अच्छा, यहां पर ये हर बात दिक्कत आता है, कई बार बच्चों को ये ट्रायंगल आता है और वो दिक्कत में फंसते हैं। क्या होता है कि हमेशा याद रखना, ये हम इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि अगर यहां पर हाइपोटेनस गिवन हो, हमेशा याद रखना, और परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना हो, पी फाइंड करना हो, निकालना हो, तो हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? साइन थीटा से। बस सिंपल सा, बहुत यूज है, अनगिनत, जितना बार तू गिन नहीं सकता उतना बार ये फिजिक्स में हो जाओ। हमेशा बच्चा इसमें फंसता है कि सर आप ये कर कैसे दिए, क्योंकि ट्रायंगल साफ साफ नहीं दिखता है, वहां पे उल्टा पुल्टा होता है। हर बार 90 डिग्री पर पकड़ना होगा, मतलब परपेंडिकुलर पकड़ना होगा, बेस पकड़ना होगा, हाइपोटेनस पकड़ना होगा, उसके बाद ही तो अपने आप डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या दिया हुआ। अच्छा, इसी में देखो कैसे लिख दिए, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया काम खत्म।
अच्छा आगे देखो, अगर मान लेते हैं कि यहां पर ही परपेंडिकुलर क्या होता, गिवन रहता और हाइपोटेनस निकालना रहता, तो सीधा सीधी क्या करते हैं, साइन थीटा से हम डिवाइड करते हैं। ये बहुत बार यूज होता है इसीलिए हम करा रहे हैं, भले ही अभी देखने में इजी लग रहा होगा पर जैसे ही पढ़ोगे फिजिक्स लगेगा हाँ सर बात तो सही बोल रहे थे आप, बहुत ज्यादा यूज होता है और हमेशा कंफ्यूजन लाता है। जैसे इसी में कॉस में देख लो, अगर हाइपोटेनस गिवन हो और बेस फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट बेस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तुरंत बेस आ जाएगा, यहां पर देख लो। और अगर हम यही चीज को अगर देखें कि अगर बेस गिवन हो और हाइपोटेनस निकालना हो, फाइंड आउट करना हो यहां पर, तो जो होगा हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखना सॉरी, हाँ हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। क्लियर हो गया, थैंक यू।